नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। साइबर सिटी गुरुग्राम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली और वारदात को अंजाम दे करके फरार हो गया। फिलहाल मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। दोस्त ने की दोस्त की हत्या, साथ में छलकाया जाम, फिर ले ली जान, मर्डर तक पहुंचा मामूली विवाद। यह कहानी है गुरुग्राम के बिलासपुर थाने के नूरपुर भोड़कला गांव की, जहां रविंद्र नाम के शख्स ने साहिल नाम के शख्स की हत्या कर डाली। मृतक साहिल के परिजनों की माने तो साहिल और आरोपी रविंद्र दोनों गहरे दोस्त थे। शुक्रवार शाम को रविंद्र साहिल को लेकर गांव में ही कबाड़ी का काम करने वाले एक व्यक्ति की दुकान पर गया, जहां दोनों ने शराब पी। इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हो गई और बात इस कदर बढ़ गई कि रविंद्र ने साहिल पर चाकू से हमला कर दिया और उस पर तब तक हमला करता रहा जब तक कि साहिल जमीन पर नहीं गिर गया। जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान थी, गाड़ी का मोटर मैकेनिक का काम करता है, जिसकी दुकान पे ये घटना हुई है। उन्होंने बताया, हम सब परिवार वालों को भी, पुलिस को भी, मीडिया वालों को भी, सबको बताया कि रविंदर ने साहिल का कत्ल किया है। उसके हाथ में कुछ धारदार हथियार था, जिससे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। साहिल की आवाज़ सुन के वो दुकान से बाहर आया है। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि साहिल जो है खून से लथपथ है, तो उन्होंने जब उसको छुटवाने की कोशिश की तो जिसने वारदात, रविंदर ने जो वारदात की है, वो कबाड़ी की तरफ भी लपका, लेकिन कबाड़ी अपने होश हवास में था, वो वहाँ से घटनास्थल से भाग गया। मृतक के भाई की माने तो जिस जगह झगड़ा हुआ उसके पास ही कबाड़ी की दुकान है। दोनों के बीच हो रहे झगड़े के दौरान कबाड़ी बीच बचाव करने के लिए भी पहुंचा था, लेकिन रविंद्र के सिर पर तो खून सवार था, लिहाजा रविंद्र ने कबाड़ी पर भी हमला कर दिया। रविंद्र के गुस्से को देखकर कबाड़ी वहां से भाग निकला और साहिल के पिता को झगड़े की जानकारी दी। जब वो लोग मौके पर पहुंचे तो साहिल खून से लथपथ पड़ा था, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह जब उठा ना 6 बजे तो लड़का बोला, मेरा भाई लड़का अस्पताल में है। जब मैं आया तो डेथ हो गई। कुछ 5 लोग थे जिनको वो मारा है। तो आपको कब पता चला था? सुबह 6 बजे। कितने साल का था सर? 17 का। क्या काम करता था? मेरे पास घर रहता था, कुछ भी करता था। क्या आप जो आपकी इच्छा वो कर दो। पुलिस से क्या चाहते हैं? जो भी आपकी करो वो कर दो, कोई भी खत्म नहीं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हॉस्पिटल पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रविंद्र फरार हो गया है। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने रविंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय खन्ना हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। यहाँ पर एक दोस्त ही अपने दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट आपके पास है? सृष्टि बताना चाहूंगा कि पुलिस ने ये मामला जरूर दर्ज कर लिया है और जो रविंदर है उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक रविंदर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि ये दोनों जिगरी दोस्त थे, साहिल और रविंदर। ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच में, ये तो उसकी गिरफ्तारी, रविंदर की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या बात हुई, किस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जो है पूरे गांव में गम का माहौल है,
क्योंकि जो दोस्त ही दोस्त की दुश्मन जान का दुश्मन बन बैठा, उसको लेकर के लोगों में खासी चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसी क्या बात रही जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। जी श्री जी। बिल्कुल संजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है या फिर अभी पुलिस आरोपी की तलाश में है? देखिए शिक्षी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी तक आरोपी का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है पुलिस के द्वारा, और पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हालांकि पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है, जो उसके रिश्तेदार हैं उनसे भी बात की गई है कि आखिर वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद कहाँ फरार हो गया है। जी सृष्टि। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से दोस्त के बारे में पता लगाया गया है जो आरोपी है, तो उसके परिवार वालों से बातचीत की गई होगी, उनकी तरफ से कोई सुराग मिला हो, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, पुलिस का कहना है कि उनकी पहले प्राथमिकता आरोपी को गिरफ्तार करने की है, क्योंकि उसके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। ज्यादा अभी इस बारे में पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा लीक होगी बात, उतनी ही ज्यादा पुलिस के लिए सिरदर्दी खड़ी होगी और आरोपी को भागने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो पुलिस भी फूक फूक के कदम रख रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्यों आखिरकार एक दोस्त अपने ही दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठता है? देखिए सृष्टि, जब तक रविंदर की गिरफ्तारी नहीं होती, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिर क्या बात हुई दोनों के बीच में, किस बात को लेकर के तकरार इतनी बढ़ी कि रविंदर ने जो अपना दोस्त साहिल है उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया, और तब तक हमला करता रहा जब तक वो निठाल होकर के जमीन पर नहीं गिर गया। हालांकि बीच बचाव में कुछ जो दुकानदार आया था उसको भी थोड़ी सी हल्की सी चोट आई है, और वो रविंदर के गुस्से को देखते हुए वहां से भाग निकला था। जब 15 मिनट के बाद वो वापसी आया तो उसने देखा कि ये जो साहिल है पूरी तरह लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। उसके बाद उसने उनके परिवार वालों को सूचना दी और उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। बाद में पुलिस ने हत्या का मामला जरूर दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक उसकी रविंदर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जी सृष्टि। बिल्कुल संजय, जो मृतक के परिजन हैं उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? वो क्या कुछ प्रशासन से मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, जो मृतक साहिल है उसके पिता का साफ कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में जो आरोपी है रविंदर उसको गिरफ्तार करे और ये पता लगाए कि आखिर वजह क्या रही। उनको न्याय पूरी तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि जो दोस्त है वो उसको शाम को लेकर के गया है। इसमें एक नहीं और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। तो उसके पिता का साफ कहना है कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए कि आखिर वजह क्या रही जो उनके बेटे की इस तरह निर्मम हत्या कर दी गई है। जी श्री। बिल्कुल संजय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई होगी, तो उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है? क्योंकि इससे पता चला होगा कि कितने लोगों ने मिलकर के दोस्त को मौत के घाट उतारा है या फिर अकेले उस आरोपी ने ही अपने दोस्त की हत्या की है। देखिए, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पोस्टमार्टम जिन डॉक्टरों ने किया उनका साफ कहना है कि शार्प इंजरी है, चाकुओं के धारदार हथियार के गहरे निशान पाए गए हैं। अब इसमें कितने लोग शामिल थे ये तो बाद में ही पता लग पाएगा। फिलहाल तो जो उसकी मौत का वजह है वो शार्प इंजरी की को बताया जा रहा है। गहरा जो घाव लगा उसकी वजह से उसने दम तोड़ा है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है और हत्यारे तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आइए अब रुक कर लेते अगली खबर का। फरीदाबाद में बारिश ने प्रशासन के दावे की पोल खोल कर रख दी। दरअसल थोड़ी सी बारिश के बाद ही शहर में कई जगह जलभराव हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि शहर में सीवरेज की जो सफाई ना होने से भी लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते रोड पर पानी भरा रहता है। और आलम यह है कि उस पानी से बदबू आने के कारण लोगों का वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है।
वहीं अंजरौंदा गांव के प्राचीन शिव मंदिर पर बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां मंदिर पर दर्शन के लिए जा रही 2 महिलाएं ई रिक्शे में बैठी थी, लेकिन रास्ते में सीवर खुले होने की वजह से ई रिक्शा पलट जाता है, जिसके चलते दोनों महिलाएं घायल हो जाती हैं। आपको बता दी पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। वहीं लोगों की माने तो वो पहले भी इलाके के विधायक और अधिकारियों को इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते सवाल अब यही उठता है कि आखिर ऐसे हादसे कितनी बार होंगे और अगर ऐसे में किसी की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। तो अजरौदा गांव में ई रिक्शा पलट जाता है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सीवर खुला होने की वजह से एक ई रिक्शा पलट जाता है। 2 महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। अंजरौदा गांव की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज वहां से सामने आया है जहां पर ये हादसा हुआ है। तो पानी भरा होने की वजह से सीवर नहीं दिखता है और रिक्शा उसी गड्ढे में घुस जाता है और रिक्शा पलट जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रिक्शा पलटा है। सीवर में घुस गया रिक्शे का टायर और उसके बाद ये ई रिक्शा पलट जाता है। 2 महिलाएं बुरी तरीके से घायल भी बताई जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, मैं आपका रुख करूंगी। ई रिक्शा पलट जाने से 2 महिला बुरी तरीके से घायल हो जाती हैं। इस तरीके की जो लापरवाही है वो लगातार देखने को मिलती है, जहां पर सड़कों पर पानी भरा होता है, सीवर की सफाई नहीं होती है, सीवर खुले होने की वजह से आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं। क्या कुछ जानकारी? जी सृष्टि, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी बेशक फरीदाबाद का नाम दे दिया हो, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ सड़कें जो बनाई गई हैं उसके साथ में किनारे पे नाले खोद दिए गए हैं जो पूरी तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है। अब मैं कल की बात की घटना की बताता हूं। कल सुबह 7:15 बजे लगभग 2 महिलाएं प्राचीन शिव मंदिर अजरौंदा गांव है जो उसमें दर्शनों के लिए आती हैं सुबह सुबह, लेकिन हादसा उनका ऐसा हो जाता है कि जो सीवर का पानी जो वहां पे, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी तो बारिश का पानी तो ऐसे निकल जाता है, लेकिन सीवर का जो पानी है वो वापस ओवरफ्लो हो गए, वापस सड़कों पे आ जाता है और इतना पानी हो जाता था कि 1.5 2 फुट वहां पे खड़ा हो जाता है पानी। उसी वजह से सीवर का जो ढक्कन है, सीवर का ढक्कन की 2-3 दिन पहले सफाई करके गए थे, वो उन्होंने ढकानी तो जिसकी वजह से उनको पता नहीं था किसी को भी यहाँ सीवर खुला हुआ है। तो और उसके बाद जैसे ही ई रिक्शा का एक पहिया उसके अंदर जाता है तो दोनों महिलाएं और ई रिक्शा तुरंत ही पलट जाते हैं। पलटने के बाद में सबसे बड़ी बता दूं दृष्टि की, उसका पैर जो एक महिला का है वो पैर जो है ई रिक्शा के किसी एंगल के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में और हाथ में दोनों में जो है फ्रैक्चर हो चुका है। और वो महिला जो है उसी समय तुरंत जो मौके पे जो मौजूद चश्मदीद थे उनसे बात की तो पता लगा कि मौके पे ही महिला बेहोश हो गई थी और गंदा जो सीवर का पानी है वो उसके मुंह में भी घुस चुका था। तो हालात इतने यहाँ पे बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक वो नर्क की स्थिति जो है, नर्क की जीवन जीने को मजबूर हैं। इसके मामले में जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय पार्षद हैं, जो पार्षद भी हैं और यहाँ के क्या नाम डिप्टी मेयर भी हैं, मनमोहन गर्ग, नरेंद्र गुप्ता है के विधायक हैं और जो यहाँ के निगम कमिश्नर हैं यशपाल जी, सबको क्या नाम है यहाँ पे अधिकारियों को कहा जा चुका है, उनको अवगत कराया जा चुका है इस समस्या से। बावजूद भी जो 14 से 15 साल हो गए हैं इस समस्या को यहाँ पे अब तक ये बदस्तूर जारी है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो 31 तारीख का भंडारा हुआ था मंदिर के ऊपर ही, उससे पहले 26 तारीख को कावड़ हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ फिर उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आए थे। उन्होंने क्या नाम आश्वासन दिया मंदिर पे आके कि हाँ भाई ये क्या नाम है, ये अब जो है स्थिति अब ये नहीं रहेगी। उनके आने के एक दिन के बाद ही अगले दिन ही नेक्स्ट डे यहाँ पे काम शुरू हो गया। 2 दिन के हालात बहुत बढ़िया रहे यहाँ पे, लेकिन जब तक सीवर ओवरफ्लो और सीवर की जो पूरी तरीके से सुचारू रूप से जो चलने वाली कहानी है, जब तक उसका पानी आगे तक फ्लो नहीं होगा तब तक ये समस्या बदस्तूर जारी रहेगी। कल देर शाम भी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर, क्योंकि और अधिकारी और विधायक तो यहाँ पे कोई सुध लेते नहीं है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस मामले में कहा है कि गांव मेरा गोद लिया हुआ है और मैं इसको 2 से 3 दिनों के अंदर ही इसकी समस्या को मूल रूप से जड़ से खत्म कर दूंगा। जी सृष्टि।
बिल्कुल सुनिए, लेकिन यहाँ पर तो ये भी आरोप लग रहा है कि कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, कई बार बात की गई है प्रशासन से, लेकिन किसी भी तरीके से कोई यहाँ पर समस्या का हल नहीं होता है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं। बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने बात। ये अधिकारियों के कानों पे जू नहीं रेंगती है। यहाँ पे जेई है नाजिम, मैं कहना चाहूंगा कि नाजिम है, मुस्लिम धर्म से हैं, लेकिन मैं धर्म के मामले में इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं कि धर्म की बात को इस मामले में बीच में आए, लेकिन उन्हें इस चीज के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि ये भी एक धार्मिक स्थल है, हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। यहाँ पे क्या नाम है, लोग अपने जो है पूजा करने के लिए आते हैं, सुबह दोपहर शाम को आते हैं, तो उसके बावजूद इस तरीके के हालात हैं। उनसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है, गांव के जो कई व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें लगातार शिकायत दी जाती है। गांव ये मंदिर के हालात हैं, गांव के हालात भी बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ पे जो खट्टर साहब हैं, जो यहाँ पे एसडीओ हैं, उनको भी कई बार अवगत किया जा चुका है। हालांकि ग्रामीणों ने उनको पकड़ के एक बार यहाँ पे बैठा भी लिया था इसमें अपने मंदिर के ऊपर भी, तो उनसे यही कहा गया था कि भाई जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आप नहीं जाएंगे। तो उस समय मशीन मंगा के तब उन्होंने प्रॉपर तरीके से काम कराया। काम कराने के बाद भी यहाँ पे समस्या का हल नहीं हुआ। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे अधिकारियों के कानों पे किसी पे जू नहीं रेंगती है, सब के सब अपने आप में मस्त है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब जाते हैं ग्रामीण तो ये कहते हैं कि अधिकारी हो गए मौन, और जब जाओ शिकायत करने तो पूछा तुम कौन। तो ये वाली कहावत यहाँ पे जो है चरितार्थ होती है। जी सृष्टि, अब देखने वाली बात यही होगी सुनील कि आखिरकार ये अधिकारियों की जो आंखों में पट्टी बंधी हुई है वो पट्टी कब खुलती है, और इस तरीके से जो हादसे हो रहे हैं इसको कब तक रोका जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुनील। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश में एक दिन में 18,738 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18,558 लोग कोरोना से ठीक हुए। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,34,933 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,26,679 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 18,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। देश में आपको बताते चलें जो आंकड़े हैं कोरोना के वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पर फोकस करना है। वैक्सीन लगवानी है और लोगों को भी ऐसे में जागरूक करना है कि वो भी वैक्सीन पर फोकस करें, क्योंकि कोरोना को मात हम वैक्सीन के थ्रू ही दे सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं प्रदेश की। तो हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 907 नए मामले सामने आते हैं और 507 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.54% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 402 केस पॉजिटिव सामने आते हैं, जबकि फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो 77 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा हिसार का अगर रुख किया जाए तो 37, पंचकुला में 94 नए केस मिले, वहीं रोहतक में 22 तो झज्जर में 7 केस मिले। अगर हम बात करते हैं प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 4,474 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,647 ने अब तक अपनी जान गंवाई है। और हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट पंकज बस जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। नमस्कार। पंकज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक राहत की भरी खबर सामने ये आ रही है कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं, जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ऐसे में मौसम भी बदलता चला जा रहा है, वायरल फीवर ने भी दस्तक दे दी है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, सलाह जो है छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है जी। अगर हम उन बातों का ख्याल रखेंगे तो ना केवल कोरोना से बचेंगे बल्कि मंकी पॉक्स या और भी किसी तरह के वायरस वगैरह से हम बचेंगे। इवन जो आपके इन्फ्लुएंजा और बाकी वायरसेस है उनसे भी बचेंगे अगर हम मास्क पहनेंगे, फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। ये 3 छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम ना केवल कोरोना से बचेंगे बल्कि हम बाकी इस तरह की चीजें, वायरसेस जो एटमॉस्फेयर में है, बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर है, उनसे भी हमारा बचाव होगा। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि एक तरफ वायरल फीवर भी चल रहा है और ऐसे में बरसात में डेंगू, मलेरिया जैसे जो बीमारियां होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं, तो जो बीमार होने वाले मरीज हैं वो अस्पतालों में ज्यादा जाते हैं।
लेकिन राहत की बात यह है कि इस समय डेंगू के केसेस के एडमिशन बहुत कम हो रहे हैं। मलेरिया के, डेंगू के, जी वायरल फीवर के और जो आपका कोरोना है, इनके एडमिशन केसेस बहुत कम हो रहे हैं। यानी जो प्रभाव आ रहा है उसमें घर में ही रह के, आइसोलेट रहकर ही अपना इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बीच बीच में समय समय पर लोगों को जानकारियां देता रहता है, टेस्ट कर रहा है, कोरोना की टेस्टिंग चल रही है, वैक्सीनेशन चल रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग अपना काम पूर्णतः कर रहा है। अब लोगों को केवल अपनी लापरवाही से बचना है कि वो लापरवाह ना रहें, ध्यान रखें, अपना मास्क पहन कर रखें। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन अगर हम बात करते हैं अब मंकी पॉक्स की बात कर ली जाए तो इसको लेकर के क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ दर्शकों को आप जानकारी देना चाहते हैं? क्योंकि कोरोना को लेकर के तो यूज्ड टू हो गए हैं लोग और उन्हें सबको पता है कि लक्षण क्या कुछ होते हैं, किस तरीके से उसके बचाव करने हैं, वैक्सीनेशन भी लगातार लोग लगा रहे हैं, तो ऐसे में इतनी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन मंकी पॉक्स ने कहीं ना कहीं लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। मंकी पॉक्स की सावधानियां रखनी जो कोरोना में रखते हैं, जो लोग इससे प्रभावित हैं या ऐसा लगता है कि प्रभावित है, उनको आइसोलेट करने की आवश्यकता है। आप उनके साथ घर में बेड शेयर ना करें, बेडशीट शेयर ना करें, टॉवल शेयर ना करें, उनके साथ कपड़े शेयर ना करें। अगर कपड़े धोने हैं संक्रमित व्यक्ति के तो अलग से धोएं, बाकी कपड़ों के साथ मिक्स करके ना धोएं। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो फैलता है, मंकी पॉक्स जो फैलता है, ये पहले जानवरों से इंसान में आया और फिर इंसान से इंसान हमें पहुंच रहा है। तो अगर हम उनके साथ ये चीजें शेयर करेंगे तो ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं। इसलिए बाकी सारी सावधानियां, मास्क, हाथ धोना और ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों के साथ हम वो हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां देने के लिए। तो कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है। लेकिन एक राहत भरी खबर ये भी सामने आ रही है कि इस बार डेंगू के जो मरीज हैं वो ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए आसान हो चुका है कोरोना से निपटना। लेकिन कोरोना की जो रिकवरी रेट है वो भी यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी भी संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं, लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम कई जगहों पर ऐसी चीजें देखते हैं जहां पर लोग लापरवाही करते हैं। मार्केट्स में लोग मास्क नहीं लगाते हैं, 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसलिए फोकस करना होगा हमें कि किस तरीके से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो चुकी है, बूस्टर डोज को भी लोगों को लगवा लेनी चाहिए ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। जब वो अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगे तो अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पर फोकस करना है, जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करना है, क्योंकि मौसम लगातार बदलता जा रहा है। ऐसे में वायरल फीवर ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अंतर कर पाना कि आपको वायरल फीवर है या फिर आपको कोरोना है। तो ऐसे में अगर जरा सा भी आपको तकलीफ होती है सांस लेने में, जरा से भी आपको फीवर जैसा कुछ भी महसूस होता है, तो तुरंत आपको कोरोना की जांच करवानी चाहिए ताकि आप अपने घर वालों को संक्रमित ना करें। इसलिए इन सब चीजों का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े तो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर आप जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा लेते हैं तो आपको भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर जरा सी भी ढिलाई यहां पर की गई तो आपको भी यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।